तो देखो क्लास 11 सेमेस्टर 1 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का टैक्सेशन पोर्शन का आज हम लोग का थर्ड टॉपिक यूनिट 3 का थर्ड टॉपिक दैट इज इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम आज हम लोग करने वाले हैं। इसको ये एक और नाम से भी जाना जाता है एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ठीक है। अब ध्यान से समझना है इस बात को, जो भी चैप्टर नंबर 1 और 2 नहीं किया है तो उसको पहले चैप्टर 1 और 2 चैप्टर 1 और 2 जो है ये आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में आएगा। कोई सोच रहा है कि हम डायरेक्ट चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, उसको क्लैरिटी नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो इसीलिए ये टॉपिक में चैप्टर नंबर 1 और 2 भी आपको करना पड़ेगा, लाइन से आना पड़ेगा ना जो भी पढ़ाई कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम का। अब सबसे पहले हमको यह समझना है कि सर टोटल इनकम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इनकम। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग पढ़े डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। कितना हेड्स ऑफ इनकम है टोटल? 5। कौन कौन सा? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। जब पांचों हेड्स ऑफ इनकम को हम ऐड करते हैं तो मेरा आ जाता है टोटल इनकम। क्या बोलते हैं भाई? सैलरी से पैसा मिला, हाउस प्रॉपर्टी से मिला, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। पांचों हेड्स का जब इनकम को हम ऐड करते हैं तो जो मेरे पास आता है इसको हम बोलते हैं टोटल इनकम या ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे ऐसा कौन कौन सा इनकम है जो टोटल इनकम में नहीं आएगा, एग्जेम्प्टेड है, मतलब उसके ऊपर आपको टैक्स भी नहीं देना है और वो आपका टोटल इनकम का पार्ट भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दी टोटल इनकम। तो ऐसा 10 इनकम्स है जो हम लोग के सिलेबस में है, आपको पढ़ना है, विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम। ये 10 इनकम पढ़ लिए, खत्म। एकदम छोटा चैप्टर है, आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म। इनकम्स विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, इसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड इनकम्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपका लिस्ट दिया हुआ है, इसको आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। इसमें एक चीज और ऐड होगा। नंबर 1 एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम कौन सा सेक्शन के द्वारा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। ये बुक में लिखा हुआ नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। एग्रीकल्चरल इनकम जनरेटेड फ्रॉम इंडिया। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम या इन इंडिया। क्या मतलब है इसका? सर अगर आप खेती बाड़ी करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कुछ भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो करोड़ों भी क्यों ना हो, उसके ऊपर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, टैक्स फ्री रहता है वो। समझ में आ रहा है बात? जितना भी कमाओ उसके ऊपर कुछ टैक्स, बिकॉज दैट इज एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्रीकल्चरल मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड, इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। और एग्रीकल्चर का मतलब अभी क्या होता है? खेती बाड़ी से रिलेटेड, खेत से जो कमा रहे हो,
फसल उगा रहे हो, बेच रहे हो, उससे जो कमा रहे हो, जो किसान लोग कमा रहे हैं। और भी बहुत सारा आते हैं इसमें, तो मोटा मोटी एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब एग्रीकल्चर से जो पैसा कमाया जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट? अब देखो, एग्रीकल्चरल इनकम तो एग्जेम्प्टेड है। क्या सर आगे चल के टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट। आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा या स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा या तो लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी या पंचायत लगाएगा। तो क्या सर आगे चल के एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है? नो। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब ये सब क्या बोल रहे हैं हम? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट। क्लास 10 में हिस्ट्री अगर पढ़े होगे, हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो वहां पे था लॉ जो बनता है वो सब सब्जेक्ट्स 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। पहला लिस्ट होता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का क्या मतलब है? मतलब वो लिस्ट जहां पे यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है। फिर होता है स्टेट लिस्ट, मतलब वो सब मैटर या सब्जेक्ट जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है। और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब वो सब्जेक्ट या मैटर जहां पे दोनों सेंट्रल और स्टेट मिलकर लॉ बनाता है। तो एग्रीकल्चर जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। इसीलिए आगे चलकर अगर टैक्स लगाना भी हुआ तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकता है। लेकिन आजादी से लेकर 1947 से लेकर आज तक कभी भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगाया है। अब इसका क्या रीजन है? बहुत सारा रीजन हो सकता है। पहले भाई किसान तो खुद गरीब है, तो उसके ऊपर तुम टैक्स लगा दोगे तो वो लोग तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे, है ना। सेकेंडली ये भी माना जाता है कि किसान एक बड़ा इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चर एक बड़ा मुद्दा होता है हर इलेक्शन में। देखना हर इलेक्शन में बोलेगा हम लोग किसान का आय को दुगनी कर देंगे, फिर जो भी गवर्नमेंट में रहे किसान सुसाइड करके बेचारा मरते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ शहर में बैठ के सोचते हैं यार हर इलेक्शन में किसान के बारे में बात क्या हो रहा है, कौन ही यहाँ खेती कर रहा है। तुम शहर में बैठ के हो तो तुमको लग रहा है कोई खेती नहीं कर रहा है, लेकिन आज भी इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री माना जाता है जहां पे मेजर वर्क फोर्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? तो याद रखना है एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। और एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में आने वाला सब्जेक्ट है। तो आगे चल के इसके ऊपर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चाहकर भी नहीं लगा सकता है। अगर लगाएगा भी तो स्टेट गवर्नमेंट ही लगा सकता है, लेकिन आज तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया। क्लियर? दूसरा ऐसा इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द टोटल इनकम वो होता है सेक्शन नंबर 2 सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 में रिसीट्स, मतलब प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF के बारे में हम ऑलरेडी आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाए थे, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में बिजनेस स्टडीज में पढ़ाए थे। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली शॉर्ट में अगर बोला जाए तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो एक फैमिली बिजनेस रन कर रहा है, जहां पे दादा है, चाचा लोग हैं, सब कजिन्स हैं, मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं HUF, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है ना। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का जितना भी मेंबर्स है, जितना भी मेल मेंबर्स है, वो सब उसका हिस्सेदार होते हैं, ओनर्स रहते हैं। तो मान लो टोटल 10 लोग हैं जो इसका मेंबर है या शेयर होल्डर है, तो जो भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 1 करोड़ प्रॉफिट हुआ, ये 1 करोड़ 10 लोगों में इक्वली बटेगा 10-10 लाख करके। अब कोई भी मेंबर को सबको 10-10 लाख करके मिले, ये जो 10 लाख रुपया मेंबर्स को मिल रहा है एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में ये छूट दिया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेंबर्स है, शेयर होल्डर्स है, ओनर्स है, वो लोग को प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देने का जरूरत नहीं। समझ में आया? क्लियर हुआ? उसी तरह अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A यहां पे है पार्टनर्स शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है,
पार्टनरशिप फर्म है, उसका प्रॉफिट हुआ है 3 करोड़। टोटल 3 पार्टनर है, इक्वली पार्टनर लोग को प्रॉफिट मिल रहा है, सबको मिला 1-1 करोड़ करके। अब पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर है और उस पार्टनरशिप फर्म से जो भी प्रॉफिट मिल रहा है पार्टनर्स लोगों को, उस प्रॉफिट के ऊपर पार्टनर्स को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है सर ऐसा? रीजन ये है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का जो 3 करोड़ प्रॉफिट है, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स चार्ज कर लिया गया है, तो तुमको तो टैक्स कटा हुआ पैसा तुम्हारा शेयर आ रहा है, तो फिर दोबारा तुमको टैक्स कैसे काटेगा? इसी वजह से पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनर्स लोग का शेयर है प्रॉफिट का, उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? नेक्स्ट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D, सम रिसीव्ड अंडर LIC पॉलिसी। क्या मतलब है इसका? कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, अब जब वो मैच्योरिटी आता है या पेमेंट का वक्त आता है, तो जो भी पैसा मिल रहा है पॉलिसी से, उसके ऊपर रिसीवर को टैक्स देना। एनी सम रिसीव्ड अंडर सेक्शन 80DD सबसेक्शन E और 80DDA सबसेक्शन E, ठीक है, ये सब जो पैसा है इसके ऊपर आपको टैक्स देने का जरूरत नहीं पड़ेगा। Any sum received on death of policy holder shall be exempted from taxation in the hands of recipient। मतलब एक आदमी पॉलिसी करवाया, वो मर गया, तो उसके बीवी को उसका पैसा मिला, तो उसका बीवी को भी टैक्स देना नहीं पड़ेगा। डबल फायदा, एक तो मियां से छुटकारा, ऊपर से टैक्स फ्री पैसा। स्टोरी ऑफ एन आवर पढ़ाए थे ना तुम लोग, तो मिस कर दिए। ये तो शादी नहीं करने वाली पैसे, ठीक है। तो जो भी पैसा आपको मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से, दैट इज ऑल्सो नॉन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10D। आपको ये चार्ट को अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, विद द सेक्शंस। नेक्स्ट आता है चैप्टर 1 एंड 2 पढ़ो। इनकम टैक्स का जो एक्ट है, ये रूल्स है ना, एक्ट है, तो इसका अलग अलग सेक्शंस है, उस सेक्शन के हिसाब से बोला जाएगा। ये सेक्शन में ये लिखा, जैसे लॉ का सेक्शन रहता है उसी तरह। डेली अलाउंसेस ऑफ एन एमपीज एंड एमएलए। एमपी का फुल फॉर्म क्या है? एमपी का और एमएलए का मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। अब एमपीज और एमएलए लोग को सैलरी के अलावा डेली अलाउंस भी मिलता है। एमपीज एंड एमएलए लोग को सैलरी के अलावा अपना ऑफिस चलाने के लिए डेली का अलाउंसेस भी मिलता है। तो वो अलाउंसेस जो एमपीज और एमएलए लोग को मिलता है, उस अलाउंस के ऊपर इनकम टैक्स देने का जरूरत नहीं है एमपीज और एमएलए लोगों को, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 17, ठीक है। देखो, एक होता है सैलरी। सैलरी का मतलब क्या हो गया? जो तुमको काम के लिए पैसा मिल रहा है। अलाउंसेस जो तुम्हारा खर्चा चलाने के लिए मिलता है, तो अलाउंसेस नॉन टैक्सेबल है। सैलरी वो कहां जाएगा बोलो तो? सैलरी रिसीव बाय एन एमपी और एमएलए इज टैक्सेबल अंडर दी हेड। कौन सा हेड में जाएगा? एमपीज और एमएलए लोग को जो सैलरी मिल रहा है, वो पांचों हेड में से कौन सा हेड में जाएगा? अदर सोर्सेस। कौन बोला? कौन दिया जवाब? हाँ सर, अदर सोर्सेस। क्यों? क्योंकि सैलरी, तुम्हारा इनकम को सैलरी क्वालिफाई करने के लिए, जिससे तुमको सैलरी मिल रहा है, तुम्हारे और इसके बीच में एक रिश्ता रहना चाहिए। कौन सा रिश्ता? मालिक और मुलाजिम का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप। लेकिन एमपीज और एमएलए लोग गवर्नमेंट का एम्प्लॉय तो नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट का पार्ट है ना, लेजिस्लेचर का पार्ट है, गवर्नमेंट का पार्ट है। तो उन लोगों को जो सैलरी मिल रहा है वो सैलरीज में जाके टैक्सेबल नहीं होता है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाके टैक्सेबल होता है। क्लियर हुआ? तो सैलरीज तो टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन जो अलाउंसेस मिल रहे हैं उसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं देगा, ठीक है।
बट अभी न्यू टैक्स रेजिम में चेंजेस आया है। अगर कोई एमपी एमएलए नया टैक्स रेजिम ऑप्ट करता है तो उसके ऊपर उसको डेली अलाउंस के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्टेड नहीं। ओल्ड टैक्स रेजिम, न्यू टैक्स रेजिम दो अलग अलग है। नेक्स्ट है सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A, रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स। कोई भी पेमेंट आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ अवार्ड जो पब्लिक इंटरेस्ट में दिया गया है आपको, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे या कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन दे, वो नॉन टैक्सेबल होगा। एनी अवार्ड और रिवॉर्ड, एनी पेमेंट रिसीव इन द फॉर्म ऑफ या along with the reward or award given by the सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन दे रहा है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि सीवी रमन अवार्ड, मेघनाथ शाह अवार्ड, जगदीश चंद्र बोस अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, हिंदी साहित्य अवार्ड, ठीक है ना, भारत रत्न, ठीक है, अलग अलग जो रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है इसके अंदर जो भी पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन शर्त क्या है, अवार्ड या रिवॉर्ड आपको गवर्नमेंट या कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए। ये नहीं है मोहल्ला का एक तो क्लब था सर, वहां से हमको अवार्ड मिले तो आप तो बोले थे टैक्सेबल नहीं होगा, जो अवार्ड या रिवॉर्ड में इनकम होगा पैसा मिलेगा, तो हमको यही जो तो मोहल्ला का स्पोर्टिंग क्लब XYZ स्पोर्टिंग क्लब से XYZ वेलफेयर सोसाइटी से इतना पैसा मिला है, इसके ऊपर तो टैक्स नहीं देंगे सर क्योंकि हमको तो अवार्ड मिला है। नहीं बाबू, वो अवार्ड और रिवॉर्ड तभी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगा जब वो गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। वरना ऐसे क्या होगा, कोई चोर है जिसके पास बहुत ब्लैक मनी है, 10-20 करोड़ रुपया ब्लैक मनी है, वो मोहल्ला का एक XYZ क्लब वालों को पकड़ के लाए, बोले इधर आओ, ये लो 10 करोड़ रुपया, 10 लाख रुपया रख लोगे और 9 करोड़ 90 लाख रुपया हमको अवार्ड दे दो, बोलो मोहल्ला का सबसे अच्छा आदमी है ये, इसको 9 करोड़ 90 लाख रुपया का अवार्ड दिया जा रहा है। और 9 करोड़ 90 लाख रुपए हम ले लिए, ऐसे हमको 30-40% के हिसाब से 3-4 करोड़ टैक्स देना पड़ता है, यहाँ 10 लाख में मामला सलट गया। तो गवर्नमेंट बोला है, गवर्नमेंट को पता था ये सब चीज होगा, तो इसीलिए बोला नहीं, अवार्ड एंड रिवॉर्ड जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हम लोग देंगे, वो मोहल्ला का स्पोर्टिंग क्लब से और वेलफेयर सोसाइटी से जो मिल रहा है वो नॉन टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड नहीं है। समझ में आया? तो अवार्ड या रिवॉर्ड एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 17A इफ इट इज रिसीव्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है सर, रिवॉर्ड में कैश भी मिलता है? हाँ, कैश प्राइज भी हो सकता है। हाँ, कैश देते हैं। भारत रत्न में तो कितना 5 या 10 लाख रुपए अराउंड समथिंग लाइक दैट है। ठीक है, इनकम ऑफ अ लोकल अथॉरिटी इज नॉन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 20। सर, लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? लोकल गवर्नमेंट। जैसे अपना कोलकाता में कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई गांव का पंचायत होगा, नगर निगम होगा, ये सब हो गया वहां का लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जैसे कि केएमसी का खर्चा चलाने के लिए गवर्नमेंट से फंड आता है, प्लस केएमसी भी तो इनकम जनरेट करता है। केएमसी का कितना पार्किंग का चार्जेस लेता है, फीस लेता है, फाइन्स लेता है, वाटर टैक्स लेता है, सीवरेज टैक्स लेता है ना भाई, ये सब उसका इनकम का जरिया है। ये सब इनकम जो लोकल गवर्नमेंट कमा रहा है इसके ऊपर उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन सा चीज के ऊपर? इनकम फ्रॉम अ ट्रेड और बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट फ्रॉम द सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। वाटर सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है अपने एरिया में या कोई दूसरे केएमसी एरिया में, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके जो इनकम जनरेट कर रहा है उसके ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ेगा। जैसे कि दमदम कैंटोनमेंट बोर्ड 36,000 रुपया कमा रहा है हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करके, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 12 नगर म्युनिसिपैलिटी 24,000 कमा रहा है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके, एग्जेप्टेड फ्रॉम टैक्स। और वाटर और इलेक्ट्रिसिटी अपने एरिया में सप्लाई करे या बाहर के एरिया में सप्लाई करे, दोनों ही जगह उसको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं इनकम फ्रॉम डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब इज नॉन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34। क्या मतलब डिविडेंड का?
जब तुम अब शेयर्स खरीदते हो, शेयर्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। जैसे कि हम रिलायंस का शेयर्स खरीद लिए, अब जब रिलायंस कंपनी प्रॉफिट कमाएगा तो वो प्रॉफिट का हिस्सा हमको भी भेजेगा ना, तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर्स में हमको जो मिलेगा दैट इज नोन एज डिविडेंड। तो अगर आप कोई डोमेस्टिक कंपनी या इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक मतलब इंडिया, भारत, इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है, तो अंडर सेक्शन 115 BBDA इफ इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और वो रेसिडेंट है, 10 लाख से ऊपर कमा रहा है, तब उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, और 10 लाख से नीचे है तो फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये था पहले वाला रूल, लेकिन ये एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर लिया गया है। डिविडेंड ऑफ द अबव नेचर अदर देन दोज which has been paid shall not be exempted with effect from 1st April 2020। 1st April 2020 के बाद बोला कि नहीं, अब तो आपको टैक्स देना होगा। तो फिर सर ये exempt list में क्यों? दोनों चीज लिख देता हूं, इट वॉज एग्जेम्प्टेड बट नाउ इट इज नॉट एग्जेम्प्टेड। अभी फॉर फिलहाल के लिए हम लोग जो सिलेबस फॉलो करते हैं, तो उसमें आपको अगर पूछेगा क्लास 11 के लिए, इनकम जनरेटेड इन वे ऑफ डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, आप बोलोगे एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 34। ठीक है, ठीक है, लेकिन कितना? बिलो 10 लाख, बिलो 10 लाख। और ये सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी से तो 1 रुपया भी मिलेगा तो वो टैक्सेबल है। तुम गूगल के शेयर खरीद के हो, टैक्सेबल है, 1 रुपया भी कमा हुआ टैक्स देना पड़ेगा। अमेजॉन का शेयर खरीद रहे हो, टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 39। क्या मतलब है इसका? म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके रखते हो। म्यूचुअल फंड कौन? वही वाला। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टिंग, वही वाला। वो म्यूचुअल फंड्स के यूनिट से जो भी इनकम आपको मिल रहा है दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल, दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, इसको हम लोग डिटेल में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जब क्लास 12 सेमेस्टर 3 में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। अभी ये शॉर्ट में समझने के लिए ये समझ लो, जब हम कोई एसेट को जैसे शेयर्स को 2 साल रखने के बाद बेचते हैं, या प्रॉपर्टी को 2 या 3 साल लॉन्ग टर्म के बाद बेचते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बोलते हैं? तो इनकम टैक्स में बोला गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड है अप टू 1,50,000 या 1,25,000 है शायद, नॉट 1,50,000, 1,25,000 है, नॉट श्योर 100%, आई थिंक ये 1,25,000 है। फिर भी एक बार कन्वर्ट कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, 1,25,000 1,50,000। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक एग्जेम्प्टेड है, उससे ज्यादा का गेन होगा तब आपको टैक्स देना है। क्लियर हुआ? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्टेड टिल 1,25,000, अबव दैट इज टैक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारा है। सुकन्या समृद्धि योजना, तुम्हारी बेटी हुई, पोस्ट ऑफिस में जाके अकाउंट खोल दो, सुकन्या समृद्धि योजना, उससे जो भी पैसा आएगा दैट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। उसी तरह कोई भी इनकम रिसीव बाय फंड, ट्रस्ट या हॉस्पिटल्स, जो कि बहुत सारे एनजीओज हैं, जैसे कि देखना आप उसमें लिखा हुआ रहेगा डोनेशन इज एग्जेम्प्टेड
फॉर टैक्स, डोनेशन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब उसमें आप डोनेट करोगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? तो ये सब जो है अलग अलग हेड्स है, अलग अलग टाइप्स है जहां पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, दीज आर इनकम्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आपको इतना तो याद रखना होगा, ये 9 और प्लस 1 एग्रीकल्चरल इनकम, ये 10 सुकन्या समृद्धि, ये सब याद रखना होगा। उसके बाद आप जब एमसीक्यू करोगे देखो ऑटोमेटिकली एमसीक्यू बनते जाएगा इजिली। समझ में आया? तो टैक्सेशन का 3 चैप्टर कंप्लीट, 1 चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस बच गया, वो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है इजी लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने। क्लियर? वो भी चैप्टर फिर हो जाएगा, टैक्सेशन कंप्लीट। फिर कॉस्ट का तो सेकंड लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, फिर लास्ट चैप्टर, मतलब वो कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का सिलेबस आराम से कंप्लीट होता है। बीएसटीडी का थोड़ा सा इकोनॉमिक्स को स्पीड करना पड़ेगा बस। तो क्लास को यही करते हो, ये वाला टॉपिक होगी हम लोग का यहीं पे समाप्त। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।